और इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम दर्शकों के कॉल्स लेते हैं, उनके फोन्स लेते हैं और हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद होते हैं जो कोरोना से जुड़े उनके सवालों के, उनके जो मन में संशय है उनके जवाब देते हैं। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर विजय हाडा हैं हमारे साथ जो एम्स के डॉक्टर हैं, और डॉक्टर ललित मिश्रा हैं जो कैलाश हॉस्पिटल नोएडा के डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गई है, दिल्ली से मंजू है। जी मंजू, अपना सवाल पूछें। हाँ, हेलो डॉक्टर साहब। जी पूछे। हाँ डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। पूछिए, हेलो पूछिए आप। नमस्कार। गली में ना पपीता देने आया था, तो मैंने साबुत पपीता लिया था उससे, और मना करते करते वो काट के दे गया पपीता। तो वो खाना था कि नहीं खाना था, नंबर 1। और 2 नंबर ये कि मेरी आंखों में जलन हो रही थी, तो मैंने खीरा ना पानी में भिगो आंखों से रखा था, तो उसके बाद से मेरे आंखों में जलन होने लगी है, खुजली मच रही है। तो ये कैसे हो गया, ये दोनों बात मुझे। जी डॉक्टर ललित, इनका रिपीट करेंगे, क्या बोला? जी इन्होंने एक सवाल ही पूछा है कि पपीता जो था वो इन्होंने लिया, लेकिन जो फल वाला था वो फल काट कर दे गया। तो क्या अगर वो काट कर दे चुका है तो उसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और उनकी आंखों में जलन हो रही है उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो, कटी पपीते से डायरेक्टली तो ऐसा कुछ नहीं है, अनटिल अनलेस कि वो जो है टच हुआ हो। लेकिन फिर भी खाने से पेट में जाता है, जो जिसमें आपका एसिडिक मीडियम होता है, उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट प्रॉपरली उसको वॉश करना जरूरी है। और दूसरा, आंखों में जलन हो रही है तो बेटर है कि डॉक्टर्स कंसल्ट करें। बिल्कुल। यहाँ पर इसके अलावा हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, कोलकाता से महबूब खान है। जी महबूब, अपना सवाल पूछें। हेलो जी महबूब। जी, मेरा सवाल था मैडम जी कि जो लोग अपना तीनों टाइम खाना नहीं खा पा रहे हैं, उन पर ये कोरोना कितना अटैक करेगा, और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उन पर जैसे ये कोरोना कितना अटैक करेगा। और आज अभी जो प्रेजेंट जो हमारे देश में ज्यादातर लोगों को, मजदूरों को खाना नहीं मिल पा रही है, उन पर ये कोरोना कितना अटैक करेगा, और जो नॉर्मल अपना डाइट ले रहे हैं उनके लिए क्या बेनिफिट है, ये मेरा सवाल है। जी डॉक्टर विजय। देखिए, ये जो सवाल आपने पूछा है, खाने का क्या रिलेशन है कोविड में या कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के लिए। देखो, ऐसे सीधा कोई इसका अभी तक कोई रिलेशनशिप किसी ने देखा नहीं है कि कोई तीनों टाइम खाना ना खाए या कोई सिर्फ एक टाइम खाए या 2 टाइम खाए तो क्या उसको ज्यादा चांस है कोरोना होने के या कम चांस है। पर इन जनरल तीनों टाइम खाना खाना एक हेल्दी लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। तो जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं उनको ओवरऑल बीमार होने के चांस कम होते हैं। तो उसी तरह से हम सेम प्रिंसिपल यहाँ पे कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सीधे तौर पे अगर आप बोलोगे अच्छा 2 दिन खाना नहीं खाया तो मेरे को कोरोना ज्यादा हो जाएगा, या मैं यूजुअली दिन में 3 बार खाना खाता था और अभी बंद की वजह से या लॉकडाउन की वजह से मैं सिर्फ 1 ही बार खाना खा पा रहा हूँ, तो क्या मेरे को ज्यादा चांस है? तो ऐसे इतना घबराने की बात नहीं है। तो लंबे दिनों तक कोई खाना नहीं खाता तब उसको कुपोषण होने के चांस होते हैं, तब इम्यूनिटी पे असर होता है, तब आप सोच सकते हो। दूसरा इनका पार्ट था कि इम्यूनिटी यस, अगर कोई किसी भी आदमी की इम्यूनिटी कम है, किसी को जो अंडरलाइन डिजीज जैसे कि एड्स है या कैंसर है, या कोई दवाई खा रहा है जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि स्टेरॉइड ले रहा है लंबे टाइम से, या और बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं जिनमें हम दवाइयां देते हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो सकती है, तो उन मरीजों को कोई भी इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांस होता है, वो कोरोना के ऊपर भी अप्लाई होता है। अगर इम्यूनिटी कम है तो कोरोना होने के ज्यादा चांस होता है। जी जयेश है हमारे साथ नागपुर से। जयेश पूछें अपना सवाल। सर, मेरा प्रश्न यह है कि एक नॉर्मल इंसान जब लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो कोविड-19 कैरियर के जिसको वो नहीं जानता है, चाहे उसको हुआ है या नहीं है, लेकिन मान लीजिए मैंने कोविड-19 कैरियर को टच किया, बॉडीली उसने मेरे को टच किया, मेरी नहीं गलती होने की वजह से भी क्या मैं इन्फेक्ट हो सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। लॉट ऑफ एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स बहुत सारे लोग हैं जो आगे भी रहेंगे, उनसे इन्फेक्शन हो सकता है, तो प्रिकॉशन आगे भी लेना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा। देखो, ऐसे है कि एसिम्प्टोमेटिक जिनको कोई भी लक्षण ना हो, ऐसे बहुत सारे मरीज होंगे। में अच्छी बात एक ये है कि जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं उनमें वायरल लोड कम होता है थोड़ा सा, तो उनसे चांसेस कम है, पर जीरो कभी नहीं होता।
तो ऐसे केस में आप ये मान के चलो कि सभी जो जिससे आपको कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं वो पोटेंशियल है आपको कोविड इन्फेक्शन देने के लिए। तो हमें सारे के सारे वही सावधानियां बरतनी हैं जो हम एक इन्फेक्टेड पर्सन के लिए करते हैं, जैसे कि आप हैंडशेक मत कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए और बार बार हाथ धोइए। तो ये अगर सारी चीजें हम अपनाएंगे तो चांसेस कम हो जाएंगे। पर जीरो तो मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि नॉर्मल आदमी है, कोई लक्षण तो नहीं है, तो जीरो तो कभी नहीं होता। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ अहमदाबाद से, अब्दुल रहमान है। जी अब्दुल, अपना सवाल पूछें। सलामती सब पर हो। मेरा सवाल ये है कि जैसे फेक न्यूज देख देख के लोगों के दिमाग में ये चीज घुस जाती है कि क्वारंटीन में हमारी देखभाल नहीं होगी, हमको खाना नहीं मिलेगा, हमको पानी नहीं मिलेगा, हमको जैसे जेल में डाल दिया जाता है। तो इस चीजों को हम अपनी मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा क्यों नहीं दिखा सकते हैं कि क्वारंटीन क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है, क्यों आपको क्वारंटीन किया गया है, क्यों आपको आइसोलेशन किया गया है और वहां आपको क्या फैसिलिटी दी जाती है। जी डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं कि क्वारंटीन में क्या क्या किया जाता है मरीज के साथ, किस तरह का ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से वो रहते हैं, ताकि लोग घबराएं कम, ज्यादा जागरूक हों इस बारे में। डॉक्टर ललित। हाँ देखिए, क्वारंटीन से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वारंटीन एक जैसे आप घर में है वैसे एक प्लेस पे जहाँ बेड भी है, आपको फूड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। बस उसका मकसद ये है कि औरों से आप डिस्टेंस बना रहे, आपका इन्फेक्शन दूसरे को न जाए या दूसरे का इन्फेक्शन आपको ना आए। उसका सिर्फ मकसद है ये, बाकी वो कोई जेल नहीं है, कोई सजा नहीं है, सिंपली आपको औरों से आइसोलेट किया जा रहा है। एंड दैट इज बेटर प्लेस। ऐसा कोई उसका जेल वाली जैसी कंडीशन नहीं है जैसा एक दहशत हो रहा है चारों तरफ। जी, खासकर जो क्वारंटीन सेंटर्स सरकारों ने बनाए हैं उसमें तमाम इंतजामात जो है वो किए गए हैं। डॉक्टर्स वहां पर होते हैं, वहां पर खाने पीने का इंतजाम है, आपका ख्याल रखने के लिए लोग होते हैं। इसलिए अगर किसी को कोरोना हो भी जाता है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें क्वारंटीन में रखा जाता है तो उन्हें सिर्फ दूसरों से अलग किया जा रहा है ताकि उनसे और लोगों को ये ना फैले। हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से शकील खान भी है। जी शकील, अपना सवाल पूछे। जी हेलो। हाँ मैडम जी पूछे। जी ये सवाल है हमारा कि जैसे सिम्टम जो इसके हैं 2 से 14 दिन में पता चली जाते हैं कोरोना के, कि इससे भी और ज्यादा समय लगता है। और दूसरा ये है कि जैसे मान लिया किसी को कोरोना हो, अगले को मालूम भी ना हो और वो घर पे ही आज 20-22 दिन से रह रहा है, तो क्या अपने आप कोरोना ठीक भी हो जाएगा? जी डॉक्टर विजय। देखिए, आपका सवाल बहुत सही है। ज्यादातर मरीजों को कोरोना इन्फेक्शन हुआ है या कॉन्टेक्ट में आए हैं, ज्यादातर मरीजों को 2 दिन से लेकर 14 दिनों में लक्षण जो आने होते हैं आ जाते हैं। ज्यादातर मरीजों को 5वें या 6ठे दिन पे लक्षण आते हैं, जो बुखार खांसी जो हम बार बार बोल रहे हैं, टीबी रेडियो की, तो 5 से 6 दिन पे आ जाते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता है अगर उनको सिम्टम्स नहीं आते हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं और 14 दिन के बाद ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अगर 14 दिन में किसी को कुछ नहीं हुआ तो चांसेस ये हैं कि उसको कोरोना इन्फेक्शन नहीं हुआ है। पर फिर भी दुनिया भर में कुछ रिपोर्ट्स हैं, लोगों ने ऐसे भी दिखाया है कि इवन 20 डेज के बाद 30 डेज के बाद भी एक आधा ऐसा मरीज है जिसको कोई लक्षण नहीं हुआ था और फिर भी उनमें वायरस डिटेक्ट हुआ है। पर इसके लिए जो आमतौर पे जो हम सलाह दे रहे हैं उसको 14 दिन के लिए फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर मरीज जो भी होना है 14 दिन में उनको लक्षण आने हैं तो आ जाते हैं या ठीक हो जाता है। दूसरा जो आपका सवाल था कि क्या ये अपने आप ही ठीक हो जाता है, बिल्कुल। वायरस जो कोरोना इन्फेक्शन है, चाहे कोविड डिजीज है, ज्यादातर मरीजों में अपने आप ही ठीक होता है। और आपको जानकर बड़ी मतलब आप ये बोल सकते हैं कि खुशी होगी कि लगभग 80% लोगों को कुछ होता ही नहीं है, या बहुत ही माइल्ड डिजीज होता है जिसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देते। सिर्फ बुखार होता है तो बुखार की दवाई या खांसी के लिए कोई दवाइयाँ देते हैं, एब्सोल्युटली वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 15 से 20% लोग हैं जिनको थोड़ा सा ज्यादा बीमार होते हैं, जिनको हॉस्पिटल में रखने की जरूरत पड़ती है। तो आप निश्चिंत रहिए, सिर्फ सावधानियां बरतिए जो हम बार बार बता रहे हैं उसको, और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। और ज्यादातर मरीजों में ये बीमारी ज्यादा करती है। हमारे साथ एक और कॉलर है गंगानगर से, राजेश कुमार है। जी राजेश, अपना सवाल पूछे। नमस्कार जी। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। पूछें आप सवाल। हाँ डॉक्टर साहब, मैं श्री गंगानगर से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे फल सब्जियां बाजार से परचेज करते हैं, न्यूज़पेपर आता है, तो इनके लिए क्या सेफ्टी रखनी चाहिए? जी डॉक्टर ललित। हाँ देखिए, एक तो सब्जियां है, दूसरा न्यूज़पेपर है, दोनों आप यूज कर सकते हैं, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। सब्जियां आ रही हैं, यूज करने से पहले उसको जैसे आए पहले प्रॉपरली इसको वॉश करिए। न्यूज़पेपर को बेटर है कुछ देर के लिए रख दिए धूप में, फिर उसको यूज करिए।
कुछ लोग करते हैं कि आयरन करके फिर यूज करते हैं, लेकिन सिंपली सबसे बेस्ट आइडिया कुछ देर उसे रख दीजिए, आधे घंटे एक घंटे बाद उसको यूज करिए, जी वेरी सिंपल। डॉक्टर ललित, सब्जियों को किस तरह से साफ किया जाए उसको लेकर भी एक बार आप तस्वीर साफ कर दीजिए। वार्म वाटर, गर्म पानी से वॉश करें प्रॉपर्ली, दैट इज सफिशिएंट। जी, हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से एक कॉलर है जगत सिंह जी। जगत, अपना सवाल पूछें। जी डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि जो कोरोना वायरस है ये कपड़ों पे, प्लास्टिक पे, पेन पे, स्टील पे, लोहे पे, ये कितने समय में अपने आप मर जाता है? और दूसरा मेरा सवाल है कि जैसे हम दिल्ली पुलिस में हमें पोस्टमार्टम कराने लगभग रोज जाना पड़ता है, तो कोल्ड स्टोरेज में जो बॉडी होती है हमें वो आइडेंटिफाई कराने के लिए उसमें जाना पड़ता है बाहर से, तो उससे हम क्या प्रिकॉशन लें ताकि हम अपना बचाव कर सके? जी डॉक्टर विजय। देखिए, इससे आई थिंक ये भी जो विषय पे कई बार बात हुई है टीवी पे भी, रेडियो पे भी, कि कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि जो वायरस की एक्टिविटी डिफरेंट सरफेसेस पे डिफरेंट होती है। जैसे एक स्टडी में दिखाया था कि हवा में जो वायरस है करीबन 3 से 4 घंटे तक एक्टिव रहता है। ऐसे ही अगर हम बात करें पेपर की या स्टील के सरफेस की या प्लास्टिक की, तो उस पर लगभग 3 दिन तक ये एक्टिव रह सकता है। तो हम ये मान के चलें कि भाई कोई भी सरफेस है उससे अभी तक जो दिखाया गया है उसमें करीबन 3 दिन तक ये एक्टिव रह सकता है। पर इस चीज़ के लिए आई थिंक आम आदमी के लिए तो ठीक है, पर जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी जो लैब इन्वायरमेंट में हुई है। एक्चुअल में क्या होता है वो अभी भी नहीं पता है, पर हम यही मान के चलते हैं कि जो ये डिफरेंट सरफेसेज में करीबन 3 दिन तक वायरस एक्टिव रह सकता है। दूसरा इनका सवाल भूल गया, क्या बोला था इन्होंने? जी यही सवाल इन्होंने पूछा था कि किस पर कितनी देर तक रहता है और क्या खुद चला जाता है। और वो पोस्टमार्टम में वो जाते हैं तो वो ये जानना चाह रहे थे कि वहां पर डेड बॉडीज रखी होती है तो क्या उसको लेकर सावधानी बरत सकते हैं डॉक्टर विजय? जी बिल्कुल, देख अलग से गाइडलाइन, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है कोविड का या कोरोना वायरस से, तो उसके लिए जो हैंडल करते हैं, चाहे वो डेड बॉडी को हैंडल करते हैं या कोई सैंपल को हैंडल करते हैं, उसके तो विस्तृत मतलब गाइडलाइन ICMR ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इवन WHO, CDC, सब जो भी ऑर्गेनाइजेशन की सब ने अच्छी गाइडलाइन दी हुई है कि आपको सारे के सारे प्रिकॉशन इंक्लूडिंग अपना स्पेसिफिक टाइप के कपड़े पहनना, ग्लव्स यूज करना, इवन N95 मास्क यूज करना, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना क्लोज जा रहे हो पेशेंट से, तो वो सारे के सारे सावधानियां बरतनी है। तो मेरे को लगता है कि सेम गाइडलाइन जो पोस्टमार्टम के दौरान बॉडी को हैंडल करते हैं उस सेम उसके ऊपर भी अप्लाई होंगे। बिल्कुल। अभी आप लोग बने रहिए डॉक्टर साहब हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, फिर कुछ और दर्शकों के भी सवाल हम लेंगे। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर विजय हाडा हैं एम्स के और डॉक्टर ललित मिश्रा हैं नोएडा कैलाश हॉस्पिटल के। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर भी है, सूबेदार गुणवंत हैं नागपुर से। जी गुणवंत साहब, अपना सवाल पूछें। जी, ये डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं, इनका कहना है कि वाटर सैनिटाइज करते हैं उसमें क्या मेडिसिन होती है, जो लोग सड़कों पर या अलग अलग इलाकों में करते हैं, और घर में किस तरह से घर की जो अलग अलग चीजें उनको किस तरह से साफ किया जा सकता है, सैनिटाइज किया जा सकता है? जी डॉक्टर ललित। हेलो जी डॉक्टर विजय, अगर आप सुन पाए हो तो सवाल का जवाब। देखिए जो बाहर करते हैं वो सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है, इसके जो हम करते हैं सैनिटाइजेशन के लिए। और जो घर की जो बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम यूटेंसिल की बात करें या फ्लोर की बात करें या डिफरेंट सरफेसेस की बात करें, तो आई थिंक यूटेंसिल्स जितने भी हैं, जो बर्तन जो हम बोलते हैं इनको, तो सिंपल आप सोप वाटर कीजिए, जो भी आप कमर्शियल सोप वाटर यूज कर सकते हैं जो डिफरेंट ब्रांड के आते हैं। और फ्लोर के लिए कोई भी आप अल्कोहल बेस्ड या इतने सारे जो आते हैं डिसइंफेक्टेंट टाइप के जो हम यूज करते हैं, तो वो कर सकते हैं। ऐसे ही वो सेम सरफेस के लिए भी करते हैं, जो आई थिंक कमर्शियल प्रोडक्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, सारे एक्टिव हैं इस वायरस के अगेंस्ट। और जैसे बर्तन आप साफ करते हैं तो सिर्फ सिंपल सोप वाटर जो करेंगे तो दैट्स गुड एनफ।
बिल्कुल। हमारे साथ गाजियाबाद से प्रमोद भी जुड़ गए हैं। जी प्रमोद, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून जी पूछें। सर, मेरे 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग था कि सैनिटाइजेशन का, बेसिकली ये सैनिटाइजेशन जो है ये करते क्या है, मतलब ये जो मतलब वायरस जो है जी, तो सैनिटाइजेशन का मेन पर्पज क्या है कि मतलब किस तरीके से पूरा खत्म कर देता है, इसको न्यूट्रलाइज करता है कुछ परसेंट, या क्या करता है? और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि जो अगर एक मॉस्किटो है, मच्छर, जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो अगर वो एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, मतलब काट लेता है, और दूसरे को करता है, तो क्या वो इन्फेक्टेड होगा? जी डॉक्टर ललित। हाँ देखिए, जो मॉस्किटो वाला सवाल है आपका, इससे बिल्कुल भी मॉस्किटो से नहीं फैलता कोरोना वायरस। सिंपली आपके ड्रॉपलेट से फैलता है, जो हमारी कफिंग और स्नीजिंग से होता है। मच्छर काटने से कोरोना वायरस नहीं होता। दिस इज वेरी क्लियर। पहला सवाल। दूसरा, पहला क्वेश्चन आपका था जी, वो सैनिटाइजेशन को लेकर पूछना चाहते हैं कि क्या उसमें वाकई में यूज कर रहे हैं या सोप वाटर यूज करें, टोटली इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट कोरोना वायरस। इससे टोटली वायरस मर जाता है। न्यूट्रल वाली बात नहीं है, टोटली किल द वायरस। जी। दिल्ली से मोहम्मद आसिफ हैं। आसिफ, सवाल पूछें अपना। मैम, मेरा सवाल ये है कि ये कोरोना वायरस है, इसके जो लक्षण है कि बुखार हो, फीवर हो या फिर खांसी हो, तीनों अगर एक साथ हो, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितने फीवर होंगे, खांसी होंगे, क्या तीनों एक साथ होंगे तो कोरोना के लक्षण होंगे, या फिर तीनों में से कोई अगर एक चीज होते तो उतनी परेशानी की बात नहीं है। दूसरी बात ये भी क्वेश्चन है मेरा साथ में कि इसके रिएक्शन कितने जल्दी आएंगे, और आएंगे तो कैसे रिएक्शन होंगे? जी डॉक्टर विजय। देखिए, आपने सवाल तो बहुत ही जायज पूछा है। तो अभी तक जो हमारे पास डाटा है डिफरेंट पेशेंट्स का, लगभग करीबन 20 लाख पेशेंट अभी तक इन्फेक्ट हो चुके हैं दुनिया भर में। और उनसे जो डाटा आया है उससे ये पता लगा है कि करीबन 90% लोगों को फीवर होता है किसी न किसी स्टेज से, और लगभग 60 से 70% लोगों में पहला सिम्टम यही होता है कि उनको फीवर होता है। इसके अलावा खांसी होना, सांस में दिक्कत होना, और कई लोगों को गला खराब होना, इवन दस्त लगना, तो सिम्टम तो बहुत सारे हैं। पर आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें कि किसको सोचना चाहिए कि मेरे को कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है, तो किसी आदमी को अगर या किसी भी पर्सन को फीवर है और कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम है, इसमें कफ भी हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है, छाती में दर्द भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो तो हमें अपना थ्रेशोल्ड लो रखना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और फिर वो डॉक्टर्स के पास कुछ ऐसे मतलब फिजिशियन होते हैं जिनसे पूछ के वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने का हाई रिस्क है या लो रिस्क है, और उसके डिपेंड करते हुए हम आगे जाते हैं कि टेस्ट करना है कि नहीं करना है। जी, कर्नाटका से हमारे साथ मोहम्मद आरिफ भी हैं। आरिफ, सवाल पूछें अपना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब लोगों की मैं पहले तो प्रश्न ये करना चाहूंगा कि जिस तरीके से सर्विस दे रहे हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि अगर हम मीट और चिकन किसी शॉप से लेते हैं, शॉपकीपर से, अगर वो इन्फेक्टेड हो, हमें पता ना हो, तो हम वो मीट को कैसे इस्तेमाल करें? डॉक्टर ललित। हाँ, मीट को इस्तेमाल करिए आप, जैसे बॉइल करके करते हैं। मीट के बॉइल करने के बाद वायरस टोटली किल हो जाता है, उसको नो प्रॉब्लम विद द मीट। आप मीट लीजिए, चाहे इन्फेक्टेड हो नॉन इन्फेक्टेड, डजंट मैटर। अगर आप प्रॉपर बॉइल कर रहे हैं तो यू आफ्टर बॉइलिंग कैन यूज। जी, मतलब थोड़ा सा ध्यान यही रखना है कि आपको कोई भी रॉ मीट खाना है, जितना उसके ज्यादा आप कीजिए। यानी कि जब भी मीट खरीद रहे हैं तो उसे ठीक से पकाकर, ठीक से उबाल कर खाएं, रॉ मीट नहीं खाना है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर मैं भी पूछना चाहती हूँ। बहुत सारे बैंक कर्मचारी हैं जो रोज जा रहे हैं, हम जानते हैं कि उन्हें कस्टमर से भी डील करना पड़ता है, अलग अलग नोटों को भी हाथ लगाना पड़ता है, कागजों को हाथ लगाना पड़ता है, वो किस तरह की सावधानी बरत सकते हैं? डॉक्टर विजय। देखिए, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। कुछ दिन पहले दिखा रहे थे कि भाई कुछ लोगों ने नोटों को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया है, कुछ स्प्रे कर रहे हैं उसके ऊपर। तो इसमें आई थिंक जो कुछ लोग बैंक के जो ट्रांसफर सिस्टम जो है नोट्स का, कहाँ पे बनते हैं, फिर किस तरह से वो नोट आते हैं आगे, तो उनकी आई थिंक किसी चीज से भी बात हुई थी। तो बहुत ही सावधानियां बरत रहे हैं एवरी स्टेप के ऊपर। जो नोट वहां से निकालते हैं वो ग्लव्स पहनते हैं, उसका जो पैक करते हैं, जो सिक्योरिटी पर्सन है वो, तो स्टेप तो सारे प्रिकॉशनरी लिए जा रहे हैं। उसके बाद आई थिंक जो हम जो कर सकते हैं, तो एक हमारी आदत होती है हमेशा जब नोट काउंट करते हैं तो बार बार उसको, हमारी फिंगर ड्राई होती है तो उसको वेट करने के लिए बार बार मुंह में टंग के ऊपर रखते हैं। तो एक तो हम उस हैबिट को बिल्कुल हटा दें। और जैसे आपने टच किया किसी भी चीज़ के लिए, तो इसको भी ऐसे ही समझो कि नोट एक सरफेस है, आपने टच किया तो उसके बाद उसको दोबारा मुंह में लेने से पहले हाथ को मुंह या आँख या नाक ना टच करें,
और किसी वजह से करना भी है आपको, तो पहले उसको अच्छी तरह से वॉश कर लें हैंड को। ठीक है। नोटों को करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी वक्त की कमी है, लेकिन बात समझ में आ गई कि खासतौर से जिस तरह से बैंकों में ध्यान रखा जा रहा है वही रखा जाए, और जो एम्प्लॉयज हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें और ग्लव्स पहनेंगे तो शायद बेहतर होगा। उम्मीद है दर्शकों को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे और सावधानियां जो बरतने को कहा जा रहा है वो आप बरतेंगे तो बेहतर होगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।